नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। 5 दिन पहले रामनवमी के मौके पर बिहार और बंगाल के कुछ शहर हिंसा की आग में झुलस गए थे। बिहार में तो उपद्रव के बाद फिलहाल शांति हो गई है और वहां स्थिति तेजी से सामान्य भी हो रही है, लेकिन बंगाल में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। आज हम 7 सवालों में बिहार और बंगाल की हिंसा पर ही बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी बंगाल की, जहां पुख्ता पुलिस व्यवस्था के दावों के बाद भी हिंसा जारी है। और ऐसे में हमारा पहला सवाल यह है कि हुगली में क्यों नहीं थम रही हिंसा। दरअसल हुगली के रिषड़ा रेलवे स्टेशन पर कल रात उपद्रवियों ने एक बार फिर से पत्थरबाजी कर दी, जिसके बाद करीब 3 घंटे तक उस रूट पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया। सड़कों पर हुगली के रिषड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर बिखरे पत्थर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से यहां पर पत्थरबाजी करके हालात बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। ये तस्वीरें बीती रात की हैं, जहां एक बार फिर से उपद्रवियों ने रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 4 के बाहर पत्थरबाजी की। पहले असामाजिक तत्वों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई, उसके बाद उपद्रवियों ने वहां मौजूद सुरक्षा बलों पर पत्थरों से हमला कर दिया। पथराव के दौरान जब उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया तो सुरक्षाकर्मी भी पत्थर फेंकते दिखे। बवाल बढ़ने के बाद रेलवे को मजबूरन उस इलाके में ट्रेन परिचालन को ठप करना पड़ा। कल रात 10 बजे से करीब 3 घंटे तक हावड़ा बेंडेल रूट पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया और इस दौरान ट्रेनों को जहां तहां रोक दिया गया। हुगली के रिषड़ा में है, जहां पर रिषड़ा का 4 नंबर रेलवे गेट, ये बहुत बिजी एक रेलवे रूट है जो रिषड़ा, उत्तरपाड़ा इन जगहों को चंदन नगर की तरफ ले जाता है। कल करीबन 3 घंटे के लिए रेल रोका गया था ताकि जब यहां पर जब झमेला हो रहा था, जब बवाल मचा था, तब ताकि किसी को नुकसान ना हो, रेलवे के प्रॉपर्टी पे नुकसान ना हो, पैसेंजर्स को कुछ ना हो, इसीलिए 3 घंटे के लिए ट्रेन को पहले ही रोक दिया गया था। यहाँ पर स्थिति अभी जो रेमनेंट्स है कल रात के कांड के, वो अभी तक दिख रहे हैं। यहाँ पे पत्थर हैं, कुछ चीजों को तोड़ा फोड़ा गया, कुछ चीजों को शायद जला भी गया है। एक पंखे का बाई पार्ट है जिसको शायद तोड़ा गया फिर जलाया गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्थिति अंडर कंट्रोल है। कल रात के बवाल के बाद हुगली के रिषड़ा रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ को भी लगाया गया है और उस इलाके में पुलिस के जवान फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। जो रात में जो घटना हुई थी उसमें पैसेंजर की सुरक्षा को देखते हुए कुछ समय के लिए ट्रेन संचालन जो था स्थगित हुआ था, और लेकिन रेल परिक्षेत्र सुरक्षित होने के कारण फिर रात में ही गाड़ियां पुनः चलना शुरू हो गई थी और स्थिति अभी पूरी तरीके से नियंत्रण में है रेल परिक्षेत्र में और स्थिति सामान्य है। पर्याप्त संख्या में बल यहां पर तैनात किया गया है और अभी आपने जैसे देखा थोड़ी देर पहले हम लोगों ने राजकीय रेल पुलिस और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से एक फ्लैग मार्च और रूट मार्च किया है ताकि जनता में और यात्रियों में सुरक्षा की भावना बनी रहे। कल रात एक बार फिर से हिंसा भड़कने के बाद आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दार्जिलिंग का दौरा रद्द करके इलाके में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंचे। हुगली के राज्यपाल ने वहां की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और पुलिस अधिकारियों से वहां के हालात का अपडेट लिया। यहाँ पर गवर्नर खुद आए, दार्जिलिंग से उसी पर्टिकुलर जगह गए जहां पर ये वायलेंस हुआ था कल रात, यानी कि रिषड़ा में 144 रिषड़ा और श्रीरामपुर दोनों जगहों पे लगाया गया है। हिंसा वाले इलाके में पहुंचकर राज्यपाल आनंद बोस ने उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करने का भरोसा जरूर दिलाया है, लेकिन वहां तनाव अभी भी बरकरार है। रिषड़ा इलाके में पिछले 2 दिनों से कड़ी सुरक्षा के बाद भी उपद्रवियों का हंगामा जारी है। सोमवार से पहले रविवार को भी इस इलाके में हंगामा हुआ था। राज्य सरकार का दावा है कि उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। बंगाल में हिंसा का दौर 30 मार्च को हावड़ा से शुरू हुआ था, जब रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी। इसके बाद अगले दिन एक बार फिर हावड़ा के ही शिवपुर में हिंसा हुई थी। तब से अब तक बंगाल में हिंसा का दौर लगातार जारी है और राज्य सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी नफरत की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। सूर्याग्नि रॉय, हुगली, गुड न्यूज टुडे। बंगाल में रामनवमी के रोज शुरू हुई हिंसा 5 दिनों के बाद भी
थम नहीं सकी है। हावड़ा से हुगली तक हिंसा की आग में झुलसते शहरों में अब तक अमन का पैगाम नहीं पहुंच सका है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बाद भी दंगाइयों पर लगाम नहीं लग सकी है। राज्य सरकार की लाख कोशिशों के बाद उत्पातियों पर नकेल नहीं कसी जा सकी है। नजर डाल लेते हैं हमारे दूसरे सवाल पर। हमारा सवाल है, बंगाल में दंगाइयों पर अब तक क्या हुई कार्रवाई? 6 दिनों बाद भी हालात क्यों नहीं संभल रहे? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन से जो हिंसा भड़की वो हावड़ा के शिवपुर से शुरू हुई और हुगली के रिसड़ा तक आ पहुंची। सबसे पहले शुरुआत हुई हावड़ा के शिवपुर से। लगातार 2 दिन तक शिवपुर में हिंसा होती रही और इसके बाद जब धीरे धीरे हावड़ा के शिवपुर में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी, तभी उसी दौरान हुगली के रिसड़ा में फिर से बवाल हो गया, हिंसा शुरू हो गई और यहां पर भी 2 दिनों तक हिंसा जारी रही। इस बीच पुलिस लगातार कोशिश करती रही इस हिंसा को थामने की। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। धारा 144 लागू की गई। हुगली में इंटरनेट तक सस्पेंड कर दिया गया और अब धीरे धीरे हुगली में पिछले कई घंटों की अगर हम बात करें तो अभी तक हिंसा की कोई ताजा जानकारी नहीं मिली है और हावड़ा में भी अभी भी पुलिस तैनात है और हुगली में तो बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। उपद्रव रोकने में बंगाल सरकार के नाकाम हो जाने के बाद खुद राज्यपाल ने कमान संभाल ली है। हुगली के बिगड़ते हालात को देखते हुए राज्यपाल आनंद बोस दार्जिलिंग का अपना दौरा रद्द करके आज हुगली में उसी जगह पर पहुंचे जहां कल रात पत्थरबाजी की घटना हुई थी। वहां पहुंचकर गवर्नर ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटेगी। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, दार्जिलिंग का कार्यक्रम रद्द कर हुगली क्यों पहुंचे राज्यपाल? राज्यपाल के इस कदम के बारे में विस्तार से समझा रहे हैं हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र। पश्चिम बंगाल के हुगली में हिंसा के बाद राज्यपाल को अपना दौरा छोटा करना पड़ा। राज्यपाल दार्जिलिंग में थे और वहां से अपने दौरे को छोटा करके वो पहुंच गए रिसड़ा सीधे और यहां पर हालात का जायजा लिया, पुलिस अधिकारियों से बात की, प्रभावित लोगों से बात की, घायलों से मिले और कड़ा संदेश दिया कि जो भी हिंसा करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल राज्यपाल भी दबाव में थे, केंद्र के दबाव में थे। बीजेपी की ओर से भी पिछले कई महीनों में राज्यपाल पर दबाव डाला गया। राज्यपाल के बारे में दिल्ली में कहा गया कि उनकी ममता बनर्जी के साथ जो संबंध हैं बेहद मधुर हैं। ऐसे में बहुत सारी बातें प्रकाश में लाने के बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है और तब से लेकर अब तक लगभग पिछले 1 महीनों की बात कहें तो राज्यपाल के रुख में काफी परिवर्तन भी देखने को मिला है। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में 2 समुदायों के बीच भिड़ंत हो गई, जिसका फायदा उठाकर असामाजिक तत्वों और उपद्रवियों ने कई इलाकों में पत्थरबाजी और आगजनी की। लेकिन उत्पातियों पर कार्रवाई की जगह बंगाल में हिंसा पर सियासत का खेल खेला जा रहा है। बीजेपी और टीएमसी दोनों हिंसा के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने और सवाल है, बंगाल की हिंसा को क्यों बनाया जा रहा है सियासी हथियार? हिंसा की आग में झुलसते बंगाल के दामन पर पानी डालने की जगह उसमें घी डालने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश में जुटे हैं सियासी दल। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। बीजेपी बंगाल में हो रही हिंसा को एक बड़े मौके के तौर पर देख रही है और हिंसा को लेकर ममता सरकार पर आक्रामक है। बीजेपी ने हिंसा की आंच पर ममता सरकार को घेरने का मास्टर प्लान तैयार किया है और श्रीरामपुर में धरना स्थल तैयार किया, जहां पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार हिंसा के विरोध में धरने पर बैठने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देकर बीजेपी का मंच हटवा दिया। हम लोग जा रहे थे, ये लोग यहाँ पे 144 इम्पोज कर रहे हैं। हम 2 सांसद जा रहे हैं, सिर्फ 144 किसी भी तरीके से वायोलेशन नहीं हो रहा है, लेकिन ये लोग हमें रोक रहे हैं। तो आपका धरना मंच भी तो सुबह तोड़ दिया गया। धरना मंच तोड़ दिया गया और आप जाके देखिए उसी धरना मंच के पास दुआरे सरकार चल रहा है स्कूल में, और आज सुबह 144 लगाया गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के दिन शुरू हुई हिंसा की आंच देखते ही देखते हुगली और रिसड़ा तक पहुंच गई। कई घरों पर हमले हुए तो कई सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया गया। अभी तक दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि पश्चिम बंगाल के इन इलाकों में शांति है, क्योंकि बीती रात रिसड़ा में रेलवे क्रॉसिंग पर भीड़ ने हमला किया और इस हमले की गूंज पश्चिम बंगाल की सियासी गलियारों तक पहुंच गई। एक तरफ सीएम ममता बनर्जी
दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी शुरू से ही बीजेपी पर इस तरह के दंगे भड़काने का आरोप लगा रही हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में दंगों की फंडिंग करती है। ये सभी दंगे उनकी योजना के मुताबिक हो रहे हैं। বিজেপির আমলে দেখছি দাঙ্গাবাজি, রোজার মাস চলছে, রমজান মাস চলছে, অন্নপূর্ণা পূজা চলছে। কেন বাবু রামনবমীর মিছিল 5 দিন হবে কেন? রামনবমী যেদিন হয় সেদিন তোমরা মিছিল করো, আমাদের কারো আপত্তি নেই, কিন্তু বন্দুক নিয়ে মিছিল করবে না, বোমা নিয়ে মিছিল করবে না। মিছিল করছে পারমিশন না দেওয়া সত্ত্বেও, এত রাস্তা থাকতেও ঢুকে যাচ্ছে মাইনরিটি অঞ্চলে জেনে শুনে, এবং সেখানে গিয়ে দেখেছেন আপনারা ফলের গাড়ি, রমজান মাসে তারা ফল কিনে খায়, ফলের গাড়িগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে, বন্দুক নিয়ে ডান্স করছে। हालांकि बीजेपी राज्य में हो रही हिंसा के लिए ममता सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है। विपक्ष के नेताओं ने इसे राज्य सरकार की विफलता करार दिया है और कहा कि ममता बनर्जी से बंगाल संभल नहीं रहा और दीदी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ये ममता बनर्जी जानबूझ के कर रही है, पुलिस के दौरा कर रही है, पुलिस का गाड़ी जलाया गया, उसके बाद 4 नंबर गेट रेलवे का जला दिया गया, अभी शीतला मंदिर को वहां तोड़फोड़ किया गया, वहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं, रामनवमी के ऊपर पथराव हुआ, बोमा मारा गया, एक जन का हाथ काट दिया गया, एक विधायक को माथा फोड़ दिया गया। ममता बनर्जी अगर अपना नाकामी छुपाना चाहती है तो इसे ना छुपाए, वो एकदम नाकाम है पश्चिम बंगाल में सरकार चलाने में, उसको तो इमीडिएट पदत्याग करना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए, गद्दी छोड़ देना चाहिए, वो एकदम पूरा नाकाम है और इसलिए इसे बयानबाजी कर रही है। हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा की आग पर बयानबाजी और सियासत हावी होती दिख रही है, क्योंकि हिंसा की ये लकीर आने वाले लोकसभा चुनाव में बंगाल में अहम साबित हो सकती है। लिहाजा अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की जोर शोर से कवायद की जा रही है। हालांकि टीएमसी ने बीजेपी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और हिंसा के लिए बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मुंगेर से आकर बंगाल में वो लोग जो प्लॉट किया है, ये गोलमाल करने का उसका जो कोशिश है, उसका जो कंस्पिरेसी है, और उसका ऊपर बैठ के वो वल्चर जैसा पॉलिटिक्स करेगा, उसका जो ये प्लॉट है, अभी तो ये खुलासा हो गया, सुमित पकड़ा गया, तो भाजपा का ये जो प्लॉट है, भाजपा का जो कंस्पिरेसी है, ये अभी सामने आ गया है सुमित अरेस्ट होने के बाद। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की सियासत इन दिनों नफरत और हिंसा के इर्द गिर्द ही घूम रही है, जबकि सरकार और विपक्ष को मिलकर बंगाल में फैल रही हिंसा को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पश्चिम बंगाल में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा अगले साल लोकसभा का भी चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में सियासी पार्टियों को राज्य में हंगामा रास आ रहा है, क्योंकि उन्हें इसी हंगामे की वजह से न केवल एक दूसरे पर आरोप लगाने का मौका मिल रहा है, बल्कि इसमें उन्हें वोट बैंक की भी खुशबू महसूस हो रही है। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा संयोग या प्रयोग? इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव ठीक सामने है और पिछले बार पंचायत चुनाव में हुई हिंसा सबके दिलो दिमाग पर बेहद ताजा है। ऐसे में ये जो हिंसा हुई है, ये भी काफी चिंताजनक सियासी पार्टियों को भी महसूस हो रही है, क्योंकि अगर ये हिंसा थमी नहीं तो पंचायत चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा और जिस तरीके की राजनीति इस हिंसा को देखने को मिली, उसका सीधा सीधा संबंध पंचायत चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव से है, क्योंकि पंचायत चुनाव अब अनाउंस होने वाले हैं और महज 1 साल बचा है लोकसभा चुनाव में। ऐसे में राजनीतिक पारा इस हिंसा को लेकर चरम पर है। खासतौर पर बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पूरे उफान पर है और दोनों का ही वोट बैंक अलग अलग है। ऐसे में दोनों चाह रहे हैं कि उनका वोट बैंक मजबूत हो। बंगाल के साथ साथ उसके पड़ोसी राज्य बिहार में हंगामे और हिंसा का खेल देखने को मिला। रामनवमी के मौके पर बिहार शरीफ और सासाराम में जोरदार हंगामा हुआ और यहां पर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई। हिंसा के छठे दिन दोनों शहरों में आज शांति देखी गई। आज यहां हिंसा की कोई वारदात दर्ज नहीं की गई है, लेकिन इन जगहों पर अभी भी धारा 144 लागू है। नजर हमारे छठे सवाल पर। हमारा सवाल है, बिहार में हिंसाग्रस्त इलाकों का क्या है हाल?
आपको बता दें कि बिहार में दोनों जगहों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। इसके अलावा दोनों जगहों पर शांति और सद्भावना के लिए शांति और सद्भावना मार्च भी निकाले गए। रामनवमी के मौके पर उपद्रवियों का निशाना बने बिहार के दो शहरों में जनजीवन सामान्य होता जा रहा है। हिंसा की आग में जलने वाले दो शहरों बिहार शरीफ और सासाराम में अब शांति है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें दिखने में भले एक जैसी लग रही हो, लेकिन ये तस्वीरें हैं बिहार शरीफ और सासाराम की। दो जगहों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान सड़कों पर निकलकर लोगों के बीच विश्वास बहाली की कोशिश कर रहे हैं। सासाराम में तो प्रशासन की तरफ से लोगों से शांति बनाने की अपील की जा रही है और उपद्रवियों से सावधान रहने को कहा जा रहा है। आज जब कोरोना वायरस पे हम लोगों ने काबू पाया तो आज ये चंद असामाजिक तत्वों ने जो हमारे शहर में शांति व्यवस्था बिगाड़ने का काम किया है, हम लोग उसका भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और हमारा शहर समान होता जा रहा है और आगे भी समान होगा पहले से। यहाँ दुकानें खुलने लगी हैं और लोग सड़कों पर निकलने लगे हैं। हिंसा प्रभावित शेरगंज इलाके में अर्धसैनिक बलों के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सासाराम में अर्धसैनिक बलों के साथ जिला पुलिस का मार्च जारी है और अभी हम हैं शेरगंज इलाके में, जहां आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि एसएसबी का कंटिंजेंट फ्लैग मार्च कर रहा है। बड़ी बात यह है कि ये वही इलाका है जहां पहला धमाका हुआ था अभी उपजी हिंसा के बाद। बड़ी बात यह है कि इस धमाके में करीब 6 लोग घायल बताए गए थे और पुलिस प्रशासन का कहना है कि उनकी ही संलिप्तता थी और एफआईआर में उनका नाम भी डाल दिया गया है। आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से एसएसबी का कंटिंजेंट यहां पर फ्लैग मार्च कर रहा है और स्थिति सामान्य बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। सासाराम में अब तक 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यहां आज भी धारा 144 लागू है। इधर बिहार शरीफ में भी हिंसा के बाद अब दुकानें खुलने लगी हैं। आज यहां दोपहर 2 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई थी और इसमें कल से और छूट मिलने की संभावना है। बिहार शरीफ में दंगे को लेकर अब तक 15 एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 140 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। बिहार शरीफ में अभी भी धारा 144 लागू है। वर्तमान में स्थिति सामान्य है और लगातार हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। वार्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग की गई थी, कल जिला स्तर पे शांति समिति की बैठक की गई थी। लोगों से बातचीत करके यही लग रहा है कि लोग अब चाहते हैं कि स्थिति सामान्य हो और उनका रोजगार शुरू हो, बाजार खुले। तो आज बाजार जैसा आप लोग देख रहे हैं बाजार खुला है। यही हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 1 से 2 दिन में जो है स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो जाए और सब लोग अपने अपने काम में जुट जाएंगे। प्रशासन की तरफ से शहर में शांति बहाली के लिए एक मार्च निकाला गया। एक अनुमान के मुताबिक करीब 20 करोड़ की संपत्ति का नुकसान दंगे में हुआ है। बिहार शरीफ में हुए सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब पूरे शहर में सद्भावना किस तरीके से बनाई जाए, किस तरीके से सौहार्द का माहौल कायम किया जाए, उसको लेकर आज शहर में सद्भावना मार्च निकाली गई है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि एक तरफ जहां पुलिस आगे आगे चल रही है, वहीं हिंदू हो या मुसलमान सभी समाज के लोग यहां एकजुट होकर एक साथ इस सद्भावना मार्च में शामिल हुए हैं। बिहार में हिंसा पर जमकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी नीतीश को निशाना बना रही है तो जेडीयू और आरजेडी बीजेपी को हिंसा और हंगामे का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या बंगाल हो या बिहार हो, रामनवमी की यात्रा, शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? क्यों नहीं निकल सकती? यही सवाल है। बिहार शरीफ में तो पहले भी गड़बड़ी हुई थी, 2 साल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि पुलिस की सख्ती थी। और बंगाल में तो पूरी ममता जी की पॉलिटिक्स ही है। ये है बड़ा सवाल। रामनवमी को आप रोकेंगे तो विरोध होगा। दंगे की आंच में वोट की फसल आपके लोग पकाने की कोशिश करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं। बिहार में वो चलेगा नहीं। सांप्रदायिक सद्भाव की धरती, भाईचारा कायम रहेगा। किसी भी कीमत पर ये आप नोट करके रख लीजिए, आपका प्रयोग या संयोग कतई सफल नहीं होगा। बिहार के दोनों इलाकों में फिलहाल शांति है।
लेकिन ये शांति कब तक कायम रहेगी, ये कहना बेहद मुश्किल है। सासाराम से आदित्य वैभव के साथ बिहार शरीफ से रोहित सिंह, गुड न्यूज टुडे। बंगाल के साथ साथ बिहार भी रामनवमी के मौके पर हिंसा का शिकार क्यों बना, इसको ठीक से कोई समझ नहीं पा रहा। हालांकि पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान इन दंगों के पीछे छिपे चेहरों की पहचान में जुटे हैं, लेकिन उन्हें अब तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। नजर हमारे 7वें और आखिरी सवाल पर, और हमारा सवाल है, बिहार में क्यों भड़की थी हिंसा? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। पुलिस ने इस वक्त तकरीबन 140 से भी ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का मानना है कि अभी और भी कई ऐसे दंगाई हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और फिलहाल वो फरार हैं और संभवतः वह बिहार शरीफ से बाहर भाग चुके हैं। उन सब की भी शिनाख्त कर तलाश लगातार की जा रही है। लेकिन आज उस घटना के 5वें दिन यानी कि शुक्रवार को सांप्रदायिक तनाव की घटना जो है वो घटी थी और आज 5वें दिन हालात अब लगभग सामान्य से हो गए हैं और इसी कारण से प्रशासन ने आज सुबह से लेकर 2 बजे तक धारा 144 में कुछ छूट दी थी और दुकानें आज तमाम खुली हुई थी। बिहार शरीफ में हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों में हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं घटी है और इसके कारण अब पुलिस और प्रशासन ने माना है कि हालात सामान्य हो रहे हैं और उसके बाद अब पुलिस को तलाश है मास्टरमाइंड की और उन लोगों की जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, जिसके कारण बिहार शरीफ पिछले 3-4 दिनों से सुलग रहा था। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल।